चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। ये वो दौर था जब ज्ञान, कला और विज्ञान की चमक से पूरा भारत रोशन था, और इसकी रोशनी आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, वो कौन सा साम्राज्य था जिसने दुनिया को जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट दिया? जी हाँ, वो गुप्त साम्राज्य ही था। और ये तो बस एक झलक है उस दौर की बौद्धिक क्रांति की, जिसे आर्यभट्ट जैसे महान दिमागों ने लीड किया था। तो चलिए, इस महान साम्राज्य की पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये अपने शिखर पर कैसे पहुंचा, फिर किन चुनौतियों ने इसे कमजोर किया, और आखिर में इसके बाद कौन सी नई ताकतें सामने आईं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है, तो आइए सबसे पहले गुप्त वंश के जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की पहली ईंट कैसे रखी गई थी। तो देखिए, इस कहानी के पहले किरदार थे श्रीगुप्त, जिन्होंने लगभग 240 ईस्वी में इस वंश की नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने मिलकर वो मजबूत जमीन तैयार की जिस पर आगे एक शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए चंद्रगुप्त प्रथम। जब उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा का टाइटल अपनाया, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब गुप्त वंश एक बड़ी ताकत, एक साम्राज्य बनने जा रहा है। नींव तो रख दी गई थी, लेकिन अब इस पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना था। और ये काम उस शासक के हिस्से आया जिसकी तलवार ने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो शासक थे समुद्रगुप्त। उनकी जीत की कहानियां आज भी इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदी हुई हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि समुद्रगुप्त के मिलिट्री ऑपरेशंस का पूरा रिकॉर्ड है। उनकी जीत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति के मुताबिक उन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया, कुल 21 राज्य। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने उन्हें लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का स्वामी बना दिया। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो कला के भी बहुत बड़े पारखी थे। ये बात बहुत खास है। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो बताता है कि उनके एक हाथ में अगर तलवार थी तो दूसरे में संगीत भी था। इन जीतों ने साम्राज्य को जो स्थिरता दी, उसी की जमीन पर ज्ञान और संस्कृति का वो सूरज उगा जिसने इस दौर को इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण युग बना दिया। इस गोल्डन एज के सबसे बड़े नायक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने शक हमलावरों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली और एक ऐसे शांत और समृद्ध दौर की शुरुआत की जिसमें कला और विज्ञान अपने चरम पर पहुंच गए। उनके दरबार में एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे हीरे थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये अपने अपने फील्ड के बेस्ट माइंड्स थे। कालिदास जैसे महान कवि और वराह मिहिर जैसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक सब इसी दौर की देन हैं। और ज्ञान की ये मशाल अगली पीढ़ी में भी जलती रही। चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमारगुप्त प्रथम ने इस विरासत को और भी अमर बना दिया जब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सदियों तक दुनिया को ज्ञान देती रही। इस स्वर्ण युग की छाप सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में भी जिंदा है। चाहे वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो या कानपुर का भीतर गांव मंदिर, ये आज भी उस दौर की शानदार इंजीनियरिंग और कला की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी तरक्की, लेकिन सवाल ये है कि ये सब चलता कैसे था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का सिस्टम क्या था? देखिए, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बड़ा ही ऑर्गेनाइज था। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। फिर हर भुक्ति को जिलों में, जिन्हें विषय कहा जाता था। और सबसे छोटी यूनिट थी ग्राम यानी गांव। इस तरह शासन की पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक थी। इकोनॉमी का मेन इंजन तो खेती ही थी। राज्य की ज्यादातर कमाई जमीन के टैक्स से आती थी, जो उपज का करीब चौथा या छठा हिस्सा होता था। इसके साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स भी खूब फल फूल रहा था, जिसके लिए सोने के दिनार और चांदी के रूपक सिक्के चलते थे। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस युग को सच में गोल्डन बनाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, उस जमाने में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। कमाल है ना?
लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती सुबह के बाद शाम भी होती है। तो आखिर इस सुनहरे साम्राज्य का सूरज डूबा कैसे? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस गोल्डन एज का अंत किया? साम्राज्य के पतन की सबसे बड़ी वजह बने बाहरी हमले, खास तौर पर उत्तर पश्चिम से हूणों ने बार बार अटैक किए। अब इन लड़ाइयों से खजाना भी खाली हुआ और सेना भी कमजोर हुई। ये एक तरह से वो दीमक थी जो धीरे धीरे इस विशाल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर गई। जब एक बड़ी शक्ति कमजोर होती है तो कई छोटी छोटी नई ताकतें सिर उठाती हैं। गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए कई नए राजवंश सामने आए, जिनमें थानेसर का पुष्यभूति वंश एक बड़ा नाम था। और इसी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हर्षवर्धन। उन्हें प्राचीन भारत का आखिरी महान सम्राट भी माना जाता है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग भी उन्हीं के समय में भारत आए थे। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ सैन्य जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, विज्ञान और कला की उन बेमिसाल उपलब्धियों की कहानी है जिसकी विरासत आज भी भारत को प्रेरणा देती है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर किसी भी दौर को गोल्डन एज बनाता क्या है? और जब ऐसे महान साम्राज्य ढल जाते हैं तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? सिर्फ खंडहर या फिर एक ऐसी विरासत जो वक्त को भी मात दे दे?